हेलो टू एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज़ का एक नया चैप्टर। बिजनेस स्टडीज़ के नए चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सिंपल सा अपना एक मतलब है कि मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसे फॉलो कर रहे हो तो आप मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन पे अचीव कर पाओगे, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या लाइन लिखी है, इट इज़ अ फंडामेंटल ट्रूथ which act as a guidelines for taking the management and decision for the taking the managerial action and decision। कि एक फंडामेंटल ट्रूथ है, एक सच्चाई है, एक गाइडलाइंस है जिन्हें आपको फॉलो करना है। उसके बेसिस पे आप अपने एक्शन और डिसीजन ले पाओगे, उनके बेसिस पे आप अपने एक्शन और डिसीजंस ले पाओगे। ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखे हैं, मैं पहले बता देता हूँ। इन कीवर्ड का होना वहाँ पे ज़रूरी है, इन कीवर्ड के बेसिस पे आगे क्वेश्चन होंगे। अगर ये कीवर्ड वहाँ पे लिखे हैं तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, ये कीवर्ड नहीं लिखे उसके बाद चाहे कितनी कहानियाँ लिखने ना नंबर नहीं मिलते। तो ये यहाँ पे केवल मैंने कीवर्ड लिखने की कोशिश करी है ताकि क्लियर समझ में आ जाए। चलो आगे चलते हैं। फीचर्स क्या है अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, जिसमें पहला लिखा है, देख सकते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। ये हमारे स्कूल में हर डिपार्टमेंट पे, हर एरिया में, जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ पे आपको मिलेगा। मीन्स दे आर अप्लाइड ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे, अगर आप टॉप लेवल पे हो, मिडिल पे हो, लोअर पे हो, सब पे मिलेगा। दूसरा है जनरल गाइडलाइंस। ये एक जनरल गाइडलाइंस है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, किसी स्पेशल पर्सन के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है और आप इसे ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। ये चेंज हो सकता है कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चेंज हो सकते हैं एज पर द सिचुएशन। जैसे अब इस समय कोरोना के चलते काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो बिजनेस में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। चौथा है प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे आप एक्सपर्ट बन सकते हो कब, जब आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करोगे इनके प्रिंसिपल को, और उनके प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंट करके करते रहोगे और उनकी डीप ऑब्जर्वेशन करोगे, उनके ऊपर रिसर्च करोगे, तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर पाओगे। पांचवा है बिहेवियरल नेचर। इनका अपना एक नेचर होता है, बिहेवियरल नेचर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बिहेवियरल नेचर कहते हैं ताकि आप इंप्रूव कर सकते हो रिलेशनशिप को सुपीरियर और सबॉर्डिनेट। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो तो आपका रिलेशनशिप भी बेहतर होगा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के साथ। तो ये था कुछ बेसिक। अब चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ते हैं, आज ही पूरा चैप्टर खत्म करेंगे मेन कॉन्सेप्ट के साथ। आगे आता है फ्यूल। फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि इसके 14 प्रिंसिपल्स हैं। 90% क्वेश्चन यहीं से बन के आता है कि फ्यूल के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है वो। फ्यूल कहता है कि ये प्रिंसिपल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब आपको काम बांट के चलना है, एक व्यक्ति पे सारी जिम्मेदारी नहीं देनी। अब वो काम बटेगा कैसे, कामों को बांटना है छोटे टास्क के हिसाब से, समयों के हिसाब से कि 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। 12th प्लस को अलग काम मिलेगा, बीकॉम वाले को अलग काम मिलता है, और जैसे जैसी डिग्रियां बढ़ती जाती हैं, सीए या फिर अदर अदर क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें अलग काम मिलेगा। आगे लिखा है कैपेबिलिटी, उनके काम करने की क्षमता कैसी है उसके हिसाब से, या फिर उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। आगे आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। जिस बंदे के पास डिसीजन लेने की पावर है उसे कहते हैं अथॉरिटी। जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स, जैसे एक आईएएस अधिकारी के पास पूरे शहर को संभालने की एक अथॉरिटी होती है, उसे हम कहते हैं अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये काम करना ही करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। ओके, देन थर्ड आते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन का मतलब होता है जनरल रूल्स रेगुलेशन या फिर सिस्टमेटिकली किया हुआ वर्क। डिसिप्लिन का मतलब होता है किसी भी काम को सही तरीके से करना, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब आप डिसिप्लिन के तहत पे काम कर रहे हो। ये मैंने कुछ कीवर्ड लिखी हैं कि अगर आप डिसिप्लिन को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो वहां पे ये कीवर्ड होने जरूरी हैं। इन्हें आप एक लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आगे आता है यूनिटी ऑफ कमांड। चौथा, कमांड में यूनिटी होनी चाहिए। कई सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग एक साथ कमांड नहीं दे सकते, उनकी कमांड में एक यूनिटी होनी चाहिए। कमांड देने वाला एक होना चाहिए, काम करने वाले कई सारे होने चाहिए। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर एट वन टाइम। एम्प्लॉय को एक टाइम पे एक ऑर्डर मिलना चाहिए। ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस दे हैव टू बी कंफ्यूज। तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर उनको एक से ज्यादा बॉस ऑर्डर देगा तो।
पांचवा आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो उन्हें डायरेक्शन दी जाए उनके अंदर भी एक यूनिटी होनी चाहिए, एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन, वन यूनिट मीन वन प्लान, एक टाइम पे एक प्लान। एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर एंड द एम्प्लॉय, तो सारे मेंबर उस पे ही अपने एफर्ट्स लगाएं और उसे मल्टीप्लाई करें। देन आगे चलते हैं। जी हाँ, छठा ध्यान से सुनना, छठा जरूरी है। छठा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा नहीं देखना चाहिए, यहाँ पे इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए और जनरल इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए। और जब आप इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को देखते हो तो ऑब्वियसली जनरल इंटरेस्ट अपने आप हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो सिर्फ अपने अचीवमेंट्स के बारे में सोचे, वो सोचे कि बस मैं अपना क्वालिफाई कर लूँ और किसी और का ना हो पाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सबको देख के चलना पड़ता है। और कंपनी ये भी नहीं सोच सकती कि सिर्फ कंपनी का फायदा हो जाए, किसी एम्प्लॉय का फायदा ना हो। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट दोनों को कंसिडर किया जाता है। इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल आर सेम, दोनों सेम है अचीवमेंट्स ऑफ गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों महत्व हैं, दोनों को महत्वता दी जाए। सातवां है रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एम्प्लॉय ने काम किया है तो उस एम्प्लॉय को एक फेयर वेजेस देना जरूरी है। कोई भी एम्प्लॉय अपना समय और अपने एफर्ट्स फ्री में नहीं लगाएगा, उसे रेम्यूनरेशन के तौर पे कुछ ना कुछ फेयर वेजेस देना जरूरी है। उसके बाद आता है आठवां, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर मतलब बड़ा, टॉप, जहां पे टॉप लेवल अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर सेंट्रलाइज कर देते हैं अपने ही लेवल के बंदे को। मतलब एज अ मैनेजर अपनी पावर को सेंट्रलाइज कर सकता है सिर्फ मैनेजर को। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन पे टॉप लेवल अपनी पावर और अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकते हैं मिडिल और लोअर लेवल पे। दैट इज अ डिसेंट्रलाइजेशन। अथॉरिटी शुड बी ट्रांसफर एट एनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्किलर चेन, स्किलर चेन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्किलर चेन इन द फॉर्म ऑफ ABDFCEG, मतलब दैट इज टॉप, ये दोनों मिडिल एंड दैट इज लोअर। अगर कोई भी बात पहुंचनी है यहां से यहां तो वो इन द प्रोसेस ऑफ दिस जाएगी, A से B, B से D, D से F। और अगर F को कोई बात पहुंचानी है तो F से D, D से B और B से A। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं वो ये हैं, नो स्किपिंग, बीच में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी कि A डायरेक्टली F से बात कर लेगा। फॉलो द चेन, आपको चेन फॉलो करनी पड़ेगी। और एनी इन्फॉर्मेशन, चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आपको चेन फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन स्केलर चेन का एक्सेप्शनल केस है गैंग प्लान। गैंग प्लान में ऐसा हो सकता है कि अगर सेम डिपार्टमेंट के लोग हैं तो वो गैंग प्लान के तहत बात कर सकते हैं, जैसा कि इस स्ट्रक्चर पे दिखाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का मतलब यहाँ पे कोई आदेश नहीं है, ऑर्डर का मतलब है अरेंजमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फाइल या कोई भी मटेरियल या कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी पर्सन या कोई भी डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अपनी ऑर्डरली जगह पर ही होना चाहिए। वो जगह, तो वो सारी चीजें बदलनी नहीं चाहिए। जो चीज जहां पे ऑर्डरली पहले रखी थी वो चीज आज भी वहीं रहेगी। अगर परचेज डिपार्टमेंट का कोई मटेरियल है तो परचेज डिपार्टमेंट वो मटेरियल जाएगा, सेल डिपार्टमेंट का है तो वो सेल पे जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि परचेज का सेल पे और सेल का परचेज पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है। देन उसके बाद आता है 11th वाला प्रिंसिपल ऑन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, किसी के साथ भी रेसिज्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो उसके फेयर के लिए हो, काइंड के लिए हो, जस्टिस के लिए हो, या फिर किसी भी रिलीजन या कास्ट के तहत। नो डिस्क्रिमिनेशन, सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए उसके काम के हिसाब से। देन 12th है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब होता है कि किसी को भी काम करने का अधिकार है, लेकिन उसको आप ये नहीं कर सकते कि आप उसको बीच के समय पे निकाल दो। हर किसी को एक समय देना चाहिए कि भाई तेरा समय ये है, तू 1 महीने में अपने आप को प्रूफ करके दिखा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा जॉब करने आया, उससे काम नहीं हुआ और आपने 5 से 7 दिन में उसे निकाल दिया। उसको टर्मिनेशन का एक समय मिलना चाहिए। नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन, पहले नहीं निकलना चाहिए। और नो इनसिक्योरिटी, और उसे इनसिक्योरिटी भी फील नहीं कराना चाहिए कि अगर आपसे काम नहीं हुआ तो हम आपको जॉब पे नहीं रखेंगे। आगे है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब पहल करना। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्लान एंड पॉलिसीज अगर बन रही हैं या कोई भी प्रेजेंटेशन हो रही है तो आपके एम्प्लॉय, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपके मैनेजर्स सबसे पहले इनिशिएटिव ले कि हम इसमें भाग लेना चाहते हैं, हम इसमें काम करना चाहते हैं।
फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन, दैट इज अ इनिशिएटिव. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अ 14 स्प्रिट डी क्रॉप. स्प्रिट डी क्रॉप मीन हर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच एक स्प्रिट होनी चाहिए, काम करने की क्षमता होनी चाहिए लोगों के साथ. वो जो भी काम करें वो अपने लिए ना करें, वो टीम के लिए काम करें. जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, रिप्लेस आई विद वी. आई मतलब अपने आप को छोड़कर लोगों के बारे में सोचे कि अगर हम काम करें तो अपनी टीम के साथ काम करें, जिस काम को करने से लोगों को भी फायदा हो. दैट इज अ स्प्रिट ऑफ डीप क्रॉप. एक स्प्रिट होनी चाहिए उनके अंदर यूनिटी के साथ काम करने की. तो ये थे 14 प्रिंसिपल. इसके बाद कुछ नए साइंटिफिक प्रिंसिपल आएंगे, वो उन्हें हम कंप्लीट करते हैं. दैट इज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या है, जहाँ पे साइंटिफिकली काम किया जाता है, रूल्स रेगुलेशन लॉ लगाए जाते हैं. तो साइंटिफिकली क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें पहला आता है साइंस इज नॉट द रूल ऑफ थंब. साइंस इज नॉट द रूल ऑफ थंब मीन्स कि आपका कोई सिस्टमेटिक नहीं, मीन्स कि जब आप साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब को फॉलो कर रहे हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन पे किसी भी इंट्यूशन पे काम नहीं कर सकते. आप ऑर्गेनाइजेशन के एज ए मैनेजर आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि चलो मैं ये इस चीज़ को फॉलो कर लेता हूँ, या मेरी अच्छी इच्छा हो रही है कि मैं इस चीज़ को फॉलो कर लेता हूँ, या मेरा दिल कह रहा है कि मैं इस चीज़ को फॉलो कर लेता हूँ, हमारे लिए ये बेहतर रहेगा, या पिछले साल हमने ये किया था तो इस साल भी हम ये कर लेते हैं, ये हमारे लिए बेहतर रहेगा. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. साइंटिफिक प्रिंसिपल ये कहता है आपको किसी भी काम को अपनी इच्छा या फिर आपके अपने इंट्यूशन के बेस पे जज नहीं करना. आपको उसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करना है. अगर वो एक्सपेरिमेंट ठीक हुआ तो ही उस एक्सपेरिमेंट को फॉलो करना है. दैट इज कॉल्ड द साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब. ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है. ओके. देन नेक्स्ट आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि हार्मोनी के बेस पे लोगों को भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि किसी व्यक्ति को कम मिल रहा है, किसी व्यक्ति को ज़्यादा मिल रहा है, किसी के रिलीजन को भेदभाव किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बेस पे, या कुछ लोगों के बीच में लड़ाइयाँ करवाई जा रही है, या फिर मेल फीमेल पे भेदभाव किया जा रहा है. सबको म्यूचुअली गिव और टेक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. हर किसी को म्यूचुअली गिव दिया जाए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हर किसी के बीच होनी जरूरी है. थर्ड आता है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. इसमें देखिए पॉइंट क्या लिखा है, कोऑपरेट विद द वर्कर एंड विद द एम्प्लॉय, अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर वर्क एंड देयर प्रॉब्लम्स, अप्रिशिएट देयर वर्क विद द बोनस एंड द कमीशन. कॉर्पोरेट करना है इंडिविजुअलिज्म के साथ. हर एक बंदे के साथ आपको कॉर्पोरेट करना है, मतलब सहानुभूति करनी है, चाहे वो वर्कर हो या फिर वो एम्प्लॉय हो. उनके काम को, उनकी पोजीशन को, उनके वर्क को, उनकी प्रॉब्लम्स को हमें समझना है, और अगर वो काम बेहतर करें तो उनको बोनस और कमीशन जरूर मिलना चाहिए. ठीक है. देन फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. एफिशिएंसी का मतलब होता है बेहतर से बेहतर काम करना. डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, अपने वर्कर को ऐसे डेवलप करो ताकि वो बेहतर से बेहतर एफिशिएंसी दे पाए. इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड करती है वर्कर पे, और वर्कर की एफिशिएंसी डिपेंड करती है ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन पे, कि आप उन्हें कैसी ट्रेनिंग दे रहे हो. जितनी बेहतर ट्रेनिंग उतनी बेहतर वर्कर की एफिशिएंसी, और जितनी बेहतर वर्कर की एफिशिएंसी उतनी बेहतर इंडस्ट्रियल की एफिशिएंसी होगी. तो ये चौथा था. इसके बाद आते हैं पांचवे पे. जी हाँ, ये चार ही थे. इसके बाद आते हैं कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स टेलर की. कि साइंटिफिक टेक्निक क्या है टेलर की. पहला आता है फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है हर ऑर्गेनाइजेशन दो चीजों में बटा हुआ होता है. पहला है प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. इन दोनों के अंदर बटा हुआ होता है. देन अब कुछ आते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे कि आता है यहाँ पे गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और फिर इंस्पेक्टर. ये छोटे छोटे पॉइंट आपको क्वेश्चन के बीच मिल जाएंगे, और अक्सर लोग इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन हम ध्यान देंगे कि होता क्या है गैंग बॉस. गैंग बॉस वो होता है जो कि सारी मशीन और टूल्स को अरेंज करता है, जिसे पता है कि ये मशीन कहाँ पे यूज होगी, जिसे पता है ये टूल कहाँ पे इस्तेमाल होगा. स्पीड बॉस का काम है वो लोगों को चेक करता है कि हर कोई बंदा क्या टाइमली काम कर रहा है या फिर नहीं, टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क. उसके बाद आता है रिपेयर बॉस. रिपेयर बॉस का काम यह है कि वो सारी मशीन टूल की कंडीशंस को पर मंथ, 6 मंथ, क्वार्टरली, ईयरली चेक करता रहेगा कि उनको आगे बेहतर करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं. देन चौथा है इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर का मतलब होता है चेक करना. क्या चेक करेगा? चेक द क्वालिटी एंड कंट्रोल ऑफ आउटपुट, कि आपका आउटपुट कैसा आ रहा है, क्या बेहतर आ रहा है, क्या बेकार आ रहा है, क्या अच्छा आ रहा है कि नहीं. देन सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन. एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. कि आपका स्टैंडर्डाइजेशन क्या है.
बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड उसके बेस पे तब होता है जब आप अपने रिसोर्सेज का, अपने मैन का, अपने टूल्स का, अपनी मशीनरी का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो जाता है। फैटिग्यू स्टडी क्या कहता है? फैटिग्यू स्टडी कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन पे हर बंदे को एक प्रॉपर टाइम रेस्ट चाहिए। जब वो रेस्ट ले लेता है तो उसके अंदर एक अपनी फिर से एक एनर्जी आ जाती है ताकि वो अपना फिर से दोबारा बेस्ट दे सके। फैटिग्यू स्टडी ये कहती है। मेथड स्टडी क्या कहती है? मेथड स्टडी कहती है हर काम को करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, आपको वो तरीका आना चाहिए। अगर वो तरीका आपको नहीं आता तो उसमें दिक्कत होगी, और अगर वो आपको आता है तो आप कम से कम लागत पे कम से कम रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट। देन उसके बाद आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब है किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपको ये काम 1 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है, 3 घंटे में करना है। देन उसके बाद आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी जहाँ पे वर्कर का मूवमेंट चेक किया जाता है कि कोई वर्कर किसी भी काम को कैसे कर रहा है, जब आई विल बी परफॉर्मिंग द जॉब। आगे है डिफरेंट पीस वेज रेट सिस्टम। हर व्यक्ति को उसके काम के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट पीस रेट सिस्टम मिलने चाहिए। अगर उस व्यक्ति ने 1 घंटा काम किया है तो उसे 1 घंटे का मिलना चाहिए, 2 घंटे किया है 2 घंटे का मिलना चाहिए। जितने भी घंटे उसने काम किया है उसके डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी और उसके वर्क के हिसाब से उसे मिलना चाहिए। तो ये सेकंड चैप्टर यहीं तक खत्म था, हमने एक टॉपिक कर लिया है। इसके ये कीवर्ड्स हैं, अगर इन सबका आप स्क्रीनशॉट लेके वहां पे लिख भी दोगे एग्जाम में तो आपको वो बेस्ट रिजल्ट वहां पे मिल जाएंगे। इसी प्रकार से थर्ड चैप्टर के लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।